अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कनाडा की इमिग्रेशन जल्द अज जल्द लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा इमिग्रेशन सिस्टम कनाडा का जिसको एक्सप्रेस एंट्री इमिग्रेशन सिस्टम कहा जाता है। और इसको एक्सप्रेस एंट्री इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होता है वो फास्ट ट्रैक हो जाता है, यानी आपको इमिग्रेशन बहुत जल्दी मिल जाती है। अब ज़ाहिर है इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसकी कुछ ज़रूरियात होती हैं जो आपको पूरी करनी होती है। तो आज हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम जो है उसके बुनियादी तौर पे 5 स्टेप्स हैं। आपको इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है और अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं यू विल गेट द कैनेडियन इमिग्रेशन। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि आप एलिजिबल हैं, आप अहल हैं कि आपको कैनेडियन इमिग्रेशन मिल सके। और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो स्टेप नंबर 1, आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं। स्टेप नंबर 2 होता है आप अपना स्कोर चेक करते हैं, क्योंकि इस ये सिस्टम जो है ये स्कोर बेस्ड सिस्टम है, यानी रैंकिंग होती है इसमें एप्लीकेंट्स की। इसमें क्या होता है कि आप एक जाके एक ऑनलाइन सिस्टम में अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। उस प्रोफाइल में अपनी तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डिटेल डालते हैं, अपनी एज, अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, सब कुछ। उन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाते हुए वो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली आपको रैंक करता है, यानी आपको एक स्कोर अलॉट कर देता है। ये स्कोर कहलाता है सीआरएस। और ये स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये स्कोर क्या होता है और इसको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आप कनाडा की इमिग्रेशन लेने के लिए अहल हैं या नहीं। दूसरा, आप अपने स्कोर चेक करते हैं। तीसरा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आप रेडी करते हैं इसके लिए। चौथा क्या होता है, आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। तो अगेन आई विल गो बैक अगेन। पहला अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, वो मैं आपको इसके इनके तमाम डिस्क्रिप्शन में आपको इनके तमाम लिंक्स मिल जाएंगे इन तमाम चीज़ों के, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं फिर। ठीक है, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए ऑनलाइन एक सिस्टम है, उसको आप जाके देखें और उसमें आपको अपनी एलिजिबिलिटी का पता चल जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं। सेकंड, आप अपना स्कोर चेक करेंगे। तीसरा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे। चौथा, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। और पांचवा, अगर ये सब कुछ सही हो जाता है तो आपको एक इनविटेशन आएगा, यानी एक ईमेल आएगी, आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कैनेडियन अथॉरिटी की तरफ से कि जी आपकी एवरीथिंग इज ओके नाउ, आप अपने पीआर के लिए या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। अब हम इनकी डिटेल देखते हैं। अच्छा, अब इस सिस्टम की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होता है, यानी आप साल में किसी भी वक्त इस सिस्टम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई मखसूस वक्त है, कोई मखसूस टाइम है जिसमें आप अप्लाई करेंगे, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है इस चीज़ की, इस सिस्टम की। उसके बाद इस सिस्टम में इस साल यानी 2023 में कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं कि अगर आपका ताल्लुक उन प्रोफेशन से है तो ही आप इसके लिए अहल हैं या एलिजिबल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी प्रोफेशन है। नंबर 1, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफेशंसी या उससे रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स इसमें बहुत कम लोगों का होगा ये। दूसरा, अगर आपका ताल्लुक हेल्थ केयर से है, यानी आप फार्मेसी हो गई, मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो आप जो है इसके लिए अहल हैं। तीसरा है स्टेम। अच्छा, स्टेम क्या है? इट्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल। जो मैथमेटिकल प्रोफेशंस होते हैं उनमें से किसी से भी अगर आपका ताल्लुक है तो आप इसके लिए अहल हैं। तो इसका मतलब है कि यू हैव गुड चांसेस टू अप्लाई फॉर विद इन दिस सिस्टम। फिर है ट्रेड्स। अब ट्रेड्स में कौन कौन से हैं? उसमें कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। इनसे भी अगर आपका ताल्लुक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है ट्रांसपोर्ट। अगर आपका ताल्लुक किसी भी ट्रांसपोर्ट के प्रोफेशन से, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है एग्रीकल्चर या एग्री फूड, यानी एग्रीकल्चर आप बिजनेस से आपका ताल्लुक है या आप फार्मिंग के बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इन तमाम प्रोफेशंस के से ताल्लुक रखते हैं किसी भी एक प्रोफेशन में, तो आप इस सिस्टम के थ्रू बड़े आराम से कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम ये मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप कैसे डिटरमिन करते हैं या आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप इस सिस्टम में अप्लाई करने के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आपको इसमें पॉइंट टेबल, जैसे मैंने बताया था, आपको 67 पॉइंट्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100।
अब ये 67 पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स, उसमें एज है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें एज। अगर आप 18 से 30 साल के दरमियान आपकी एज है तो आपको आपके हाईएस्ट पॉइंट मिलते हैं आपको। और अगर 30 से ऊपर है, यानी 40 से भी अगर ऊपर है, तो जरा मुश्किल हो जाता है उसमें कि आपको 67 चूंकि मिनिमम पॉइंट्स हैं, तो 67 पॉइंट्स फिर नहीं बनते, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा है, पहला फैक्टर हो गया कि आपको 67 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो दैट्स नंबर वन रिक्वायरमेंट। सेकंड है, आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। कौन सा वर्क एक्सपीरियंस? उन तमाम प्रोफेशन से के दरमियान में अगर आप हैं, जो अभी मैंने इससे पहले आपको बताए थे, उन तमाम प्रोफेशन से अगर आपका ताल्लुक है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस सिस्टम के लिए क्वालिफाई करते हैं, अहल हैं। लैंग्वेज एबिलिटी, यानी जिसमें आपको आइल्स का एग्जाम देना पड़ता है, उसमें CLB 7 है। CLB 7, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि उसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये 4 उसमें आइटम्स होते हैं, तो उसमें आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, उसमें आपका स्कोर आता है, तो उसका एक स्कोर होता है जिसको CLB से बताते हैं, 4, 5, 6, 7। तो आपको मिनिमम तकरीबन CLB 7 चाहिए होता है। उसके अलावा आपको तकरीबन क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और वो क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट होना चाहिए कैनेडियन हाई स्कूल की या यूनिवर्सिटी और कॉलेज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास फंड्स होने चाहिए ऑफ कोर्स। फंड्स के लिए आप मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप फंड्स चेक कर सकते हैं कि अभी कितने फंड्स, अगर आपकी फैमिली जैसे 2 की है, 1 की, अगर आप सिंगल हैं तो कितने फंड्स चाहिए, 2 की है, 3 की, 4 की, 5 की, उसके हिसाब से फंड्स बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट पे मौजूद है, वो आपको पता चल जाएगा कि कितने फंड्स आपको चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको उसकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह देनी पड़ती है। तो हमने अब ये डिस्कस कर लिया, हमने डिटरमिन कर लिया कि आप एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। ठीक है, इसके उसके जो तमाम क्राइटेरिया, जो पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको बता दिए हैं। अब हम एक दफ़ा फिर गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि इसके स्टेप्स क्या हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, सबसे पहले जो है आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। अब एलिजिबिलिटी चेक हो गई, आपने डिटरमिन कर लिया कि जी आप अहल हैं सिस्टम में अप्लाई करने के। ठीक है, तो दैट्स नंबर वन, वो हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिस्टम में जाके अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। जैसे आप अपना ऑनलाइन CV बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है मैंने, आप जाएंगे वहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। जब वो प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, तो इसका मतलब वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम टू टाइम, विद इन स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, कुछ अरसे में आपकी कुछ चीज़ चेंज होती है, मिसाल के तौर पे आपको कोई नई डिग्री मिल जाती है, कोई नया सर्टिफिकेशन मिल जाता है, कुछ जॉब एक्सपीरियंस पे कुछ ऐड हो जाता है, प्रमोशन हो जाती है, वट, तो आप फौरन जाके अपने प्रोफाइल में उसको अपडेट करें, क्योंकि ये आपका CRS स्कोर पे इफेक्ट करता है। अच्छा, अब आपने प्रोफाइल क्रिएट कर दी, उसके बाद अब आपको एक CRS स्कोर मिलेगा। CRS स्कोर क्या है? CRS स्कोर ये है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन एंटर की है, तो सिस्टम उसको कैलकुलेट करेगा और उसके मुताबिक आपको एक स्कोर अलॉट कर देगा। अब वो स्कोर कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जब आप मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देते हैं, तो आपके कुछ नंबर्स आते हैं आउट ऑफ, लेट्स से 1100। ठीक है, CRS बाय द वे इसका मैक्सिमम है 1200, तो आपको स्कोर अलॉट होता है आउट ऑफ 1200, 1200 के में से आपको नंबर मिलेंगे। तो ये एक CRS स्कोर आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये आपकी जो प्रोफाइल है, ये एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में जाती है, यानी जो ड्रॉ होती है उसमें उस पूल में चली जाती है। अब क्या होता है, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो तमाम CRS स्कोर जितने निकलते हैं उसमें ड्रॉ करती है, और उसमें जितने का कोटा होता है उसके हिसाब से लोगों को पिक करती है। अब जिनकी हाईएस्ट CRS स्कोर होता है, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका नाम आ जाएगा, और अगर उनका नाम आ जाता है तो फिर उन तमाम लोगों को एक ITA जाता है। ITA क्या होता है? इनविटेशन टू अप्लाई। इनविटेशन टू अप्लाई का मतलब ये होता है कि अब आप एवरीथिंग इज गुड, अब आप जाएं और अपने PR के लिए अप्लाई करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो दैट्स हाउ इट इज, इट्स दैट सिंपल। आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप ये सारा काम आराम से खुद बैठ के कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप काम खुद करें, बजाय किसी के धोखे में आने के, बजाय किसी को अप्रोच करने के। चाहते हैं तो किसी रिकग्नाइज्ड लाइसेंस्ड कंसल्टेंट से आप रुजू भी कर सकते हैं, तो आपको वो हेल्प कर देगा बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, अच्छा, जब आपको ITA मिल जाता है, यानी एक इनविटेशन आएगी कैनेडियन गवर्नमेंट से कि अब आप अपने PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको विद इन 60 डेज आपको अप्लाई करना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 60 डेज में आपने अप्लाई नहीं किया तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जब आपने एक दफ़ा अप्लाई कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, एवरीथिंग इज गुड।
अब हम आगे डिस्कस। अच्छा, हमने बहुत दफ़ा इस वीडियो में मैंने कई दफ़ा सीआरएस की बात की। तो अब ये सीआरएस है क्या? सीआरएस है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। इसकी डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर्स किस तरह होते हैं। ये आपको वेबसाइट पे, इंटरनेट पे जाके तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, खामखा उसमें वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा। अब इस सीआरएस, क्योंकि ये सीआरएस वो स्कोर है जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल या आपका नाम पिक होगा और फिर वहां से आपको आईटी आएगा, यानी इनविटेशन टू अप्लाई आएगा। अब इस सीआरएस, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये जानना है कि इस सीआरएस स्कोर को आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, यानी आपका सीआरएस स्कोर कैसे ज्यादा आए कि आपके चांसेस हो कि आपकी प्रोफाइल पिक हो जाए। तो उसके चंद फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत आसान है। आप सबसे पहले कंसंट्रेट करें अपने आइल्स पे। अगर आपका आइल्स स्कोर बहुत अच्छा है तो आपके सीआरएस की रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके एजुकेशन मास्टर्स है, बैचलर्स है, वेल एंड गुड। अगर मास्टर्स है और अच्छा है, पीएचडी है तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है जो कि बुनियादी मिनिमम शर्त है, वेल एंड गुड, आप एलिजिबल हैं, अहल तो हैं। लेकिन अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है तो और ज्यादा अच्छा है, तो आपको पॉइंट्स उसमें ज्यादा मिल जाएंगे। फिर अब जो दो चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसके लिए जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो आपका सीआरएस स्कोर बहुत जंप कर जाता है। एक है, अगर आपके पास जॉब ऑफर हो कनाडा में, जॉब ऑफर। अच्छा, यहाँ पे लोग ट्रिक करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स हैं जिसके लोग आपको कहते हैं कि जी हम जॉब ऑफर देंगे, इतने पैसे हमको दे दें, ये लें, आपका सीआरएस स्कोर जंप कर जाएगा, आप अप्लाई कर दें। तो इसमें बहुत स्कैम होता है, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल गाइस। तो अगर आपके पास एक वैलिड ऑथेंटिकेटेड जॉब ऑफर है तो आपका सीआरएस स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद है एक आखिरी चीज है, अगर आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन है। देखें, सब लोग जो है वो टोरंटो आना चाहते हैं, यानी ओंटारियो जो इनका प्रोविंस है वहां पे, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे जो आबादी है वो टोरंटो ओंटारियो में है। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जो है उनके दूसरे प्रोविंसेस में भी जाएं, क्योंकि कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। तो वो चाहते हैं कि आबादी स्कैटर्ड हो, लोग दूसरी जगह भी जाएं। तो दूसरे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ के वो नॉमिनेशन देते हैं कि आप जो है वहाँ के लिए अप्लाई करें। अगर आपको वहाँ की नॉमिनेशन आपके पास होती है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका अगर पीआर मिल जाता है तो फिर आपको उन प्रोविंस में जाकर रहना पड़ेगा। ये एक ज़रूरी फैक्टर है, ये को जहन में रखिएगा प्लीज़। ऐसा नहीं होगा कि आप नॉमिनेशन ले लें और जब आपका पीआर हो जाए तो आप वहाँ से निकल के और अंटारियो में आ जाएं, तो फिर वो आपको एंड में जाके जब आप नेशनलिटी के अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो ये मैं आपको बहुत फैक्ट्स बता रहा हूँ जो लोग जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो अगर आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन है और आप समझते हैं कि आप वहां रह सकते हैं तो आपका सीआर स्कोर जंप हो जाता है उससे भी। ठीक है, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिससे आपका सीआर स्कोर बहुत बढ़ जाएगा और आपके चांसेस जो हैं इनविटेशन मिलने के, आपको इनविटेशन टू अप्लाई, पीआर के लिए अप्लाई करने के, वो बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब दो और चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि अभी जो 1 अगस्त 2023 को जो एक्सप्रेस एंट्री की ड्रॉ हुई है, उसमें 2000 आईटीए इशू हुए हैं, यानी 2000 आईटीएस इनविटेशन टू अप्लाई, 2000 लोगों को इनवाइट किया उन्होंने कि जी आप पीआर के लिए अप्लाई करें। तो इट्स अ गुड न्यूज़। उसके बाद, और उन 2000 में जो मिनिमम सीआरएस स्कोर था कैंडिडेट्स का, वो 517 था, 517, यानी आउट ऑफ 1200 517 स्कोर था। तो ये आप देख लें, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट तो मैं आपसे शेयर कर दूं। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि 2023 में इन्होंने टोटल 82,880 आईटीएस इशू करने हैं, यानी 82,880 आईटीएस 2023 में इशू करने हैं इन्होंने। तो अभी भी काफ़ी टाइम है। अगर आप इस पे जंप करें और इस पे काम करना शुरू करें तो आई थिंक देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि आपको आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं और आप इस आईटीए आपको मिल सकता है। मैंने तमाम जो इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, तो आप उसको देख लें प्लीज़। और अगर आप समझते हैं कि इस चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मज़ीद कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसके लिए छोटी छोटी वीडियोज़ बना के आप तक वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाऊँ। तो मेरी कोशिश है कि आपको इस चैनल से अच्छी और मुफीद मालूमात मिलें, आपके लिए उसमें अच्छाई हो और आप अपने या अपनी फैमिली के लिए या अपने
बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा डिसीजन ले सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को देखने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।